अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं या फिर इनकम टैक्स चुकाते हैं तो कई सारे उलझनें आपके मन में आ रही होंगी। तो हर उलझनों को दूर करने के लिए हम हर हफ्ते लेकर आते हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के एक से बढ़कर एक तरीके बताते हैं, साथ ही साथ आपकी उस उलझनों को दूर करते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस कोशिश में हमारे साथ होते हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट। इस बार हैं शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और कोहली साहब, अभी तो आप लोग बड़े व्यस्त रहते होंगे चूंकि रिटर्न फाइल करने का समय चल रहा है। जी हाँ, अब लोग साल भर बाद वो समय आ जाता है जब सरकार को हिसाब किताब देना होता है, तो थोड़ा सा हमें भी उसके साथ व्यस्त। दर्शकों को बता दीजिए कि अंतिम समय में भीड़ मत लगाना, अभी से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और अब तो फॉर्म सारा ऑनलाइन है। वो गया दिन जब लाइनों में लगना पड़ता था, ये वो बैठे बैठे अपना आराम से भरते रहिए धीरे धीरे करके। अभी भरने से ये फायदा है कि न तो आपको वेबसाइट हैंग होती हुई दिखेगी, न तो आपको कोई दिक्कत होगी। तो अभी भर लीजिए, और भरने में कोई दिक्कत है तो tax@moneycontrol.com पर अपने सवाल लिखिएगा और हर एपिसोड में हम लोग ऐसे सवाल को लेंगे और टैक्स रिटर्न भरने से जो उलझन है वो दूर करेंगे। तो ये सारी बातें तो हैं जिसका आपको ख्याल रखना है, लेकिन आज शो में कुछ खास बताने वाले हैं आपको। मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस से बचने के लिए किन किन बातों का रखें ख्याल, और अमेरिका से अगर भारत कोई पैसा भेज रहा है तो ध्यान रखिएगा उनके लिए पैसा भेजना काफ़ी महंगा हो गया अब, और आपके खाते में आ रहा है तो आपके ऊपर टैक्स की जिम्मेदारी क्या बनती है भी बताएंगे। और साथ में अगर आप जीएसटी चुकाते हैं, जीएसटी कारोबारी हैं, तो जीएसटी के तहत ई चालान की बहुत सारी बारीकियां जिनका ध्यान रखना आपको बेहद जरूरी है। तो आज शो में इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात इनकम टैक्स के नोटिस की। ये इनकम टैक्स के नोटिस की बात आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं ना, तो कई बार रिटर्न में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, तो इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है। कई बार आपको लगता है कि बहुत टैक्स देना पड़ रहा है, ये कुछ बचाने का तरीका निकाल ले, तब टैक्स गुरु देखते नहीं है, व्हाट्सएप वाले मैसेज पर देख के टैक्स बचाने चले जाते हैं, तब भी नोटिस आ जाता है। तो आज हम आपको बताएं कि नोटिस किन किन हालात में आता है और कैसे इन नोटिस से बचें, क्योंकि नोटिस आ जाएगा तब तो परेशानी शुरू हो जाएगी। क्यों? बिल्कुल लक्ष्मण, और क्योंकि आपने कहा रिटर्न फाइलिंग सीजन शुरू हो चुका है, रिटर्न भरेंगे, अब भरेंगे तो गलती होगी। अंग्रेजी में कहावत है टू एयर इज ह्यूमन। अब जो आदमी करता है, काम करता है, वो गलती करता है। तो 5 ऐसे कारण लक्ष्मण मैंने निकाले जो सबसे, नोटिस तो कई तरीके के होते हैं, उसके बारे में आपको याद होगा, हम पहले बात भी कर चुके हैं कि किस किस सेक्शन में नोटिस आता है। पर ये 5 कारण मुझे लगे, मतलब दूध में उबाला लगाते हैं ना, मलाई ऊपर से निकाल देते हैं, तो बिल्कुल ये 5 रीजंस ऐसे हैं, अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो नोटिस से बच सकते हैं। पहला रीजन है मिसमैच, सबसे बड़ा कारण। आपका जो 26 AS है और आपने जो भरा है उसमें मिसमैच। मैं देखता हूँ लोग रिटर्न भरते हैं, वो अपना कुछ और भरते हैं, 26 AS कुछ और दिखा रहा होता है। अब वो मिसमैच हो गया तो नोटिस आएगा। कोई इंफॉर्मेशन आपने, अपना पैन नंबर कुछ भी मिसमैच किया, वो नोटिस। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं और आपकी इनकम या आपके इनकम की प्रोफाइल, अंग्रेजी में एक शब्द होता है लक्ष्मण, उसको हम कहते हैं कोरॉबरेट, कि आपकी इनकम प्रोफाइल उस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से वो कोरॉबरेट नहीं कर रही है, तो ऐसे में आपको नोटिस फट आ जाएगा। क्योंकि वो जो AIS फाइल होता है, आईना इसे समझिए, वो AIS के तहत फिर नोटिस आपसे पूछताछ हो जाती है। तो ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण, आप अगर गलत इंफॉर्मेशन भर रहे हैं या इनसफिशिएंट यानी कि अधूरी इंफॉर्मेशन भर रहे हैं, इसके कारण से आपको नोटिस आएगा। ये अब 3 कारण हो गए, 5 मैं बताऊंगा टोटल, वैसे बहुत लंबी लिस्ट है पर 5 मुख्य मुझे नजर आ रहे हैं। 3 आपने बताया, चौथा क्या? और चौथा कारण है, अगर आपने अनसपोर्टेबल कोई क्लेम डाल दिया है या आपने फालतू क्लेम कर लिया, मतलब आपने कोई ऐसा क्लेम किया है, हम हाउस रेंट रिसीट की याद होगा लक्ष्मण, बात करते हैं, वही मैं कहने ही वाला था। बिल्कुल, मुझे लग रहा था कि आप जिक्र करेंगे उसका, और आपके पास रेंट रिसीट नकली है, जो भी है ही नहीं, या आप एक्सेसिव क्लेम कर गए, मतलब आपको जो बनता है उससे आप फालतू क्लेम कर गए हैं, तब आपके पास नोटिस आएगा। और 5वां और आखिरी कारण, आखिरी नहीं है, मैंने कहा 5 ये टॉप के कारण है, कि आपके पास कोई फॉरेन एसेट है जो आपने बताया नहीं, और आप उसको बताया नहीं। आप देखिए, सरकार के पास बहुत सारे सोर्सेस है जहां से इंफॉर्मेशन घूम घाम के कोलेक्ट हो जाती है। आपने नहीं बताया तो वो चुपचाप पहले बैठे रहते हैं, वो देखते हैं आपने क्या फाइल किया, आपके रिटर्न में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस आपके पास तुरंत नोटिस आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये 5 कारण हैं, अगर आप इसका ध्यान रखें तो आप इन नोटिस से अच्छा, मैं ऐसा करता हूं कि लोगों के सवाल जवाब लूंगा, लेकिन 5 कारण से कैसे बचें छोटे छोटे आपसे पूछूंगा। पहला आपने बताया मिसमैच की वजह से, AIS से मिसमैच 26 AS चेक करें। आप बिना 26 AS चेक करें कृपया रिटर्न ना भरें, ये मैं बहुत जोर दे के बोल रहा हूं।
रहा हूँ। बिल्कुल 26S चेक करिए, रिटर्न उसके बगैर मत भरिए। मान लिया जाए 26S में कोई ऐसी जानकारी है जो हमें लगता है कि नहीं ये तो गलत है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए इलाज है, वहां पर आप डिसएग्री कर सकते हैं और आप उसको करेक्ट करके भेज सकते हैं। पर वो तो आप तैयारी है ना, आपको पता है कि वहां पर गलत लिखा हुआ है, तो मैं इस नोटिस के लिए तैयार रहूंगा। या फिर आप चाहे तो डिसएग्री कर सकते हैं। आप डिसएग्री कर सकते हैं या आप उस नोटिस का जवाब दे सकते हैं, वो तो आपको आपके मन में है। हाँ, एक दूसरा आपने बताया हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन एक होता है जो हमसे छूट गया, तो क्या हम उसको भर ले वापस से, या फिर गलती से दिख रहा है हमारे खाते में तब? देखिए, अगर गलती से दिख रहा है तो फिर आप डिसएग्री कर सकते हैं। ठीक है। पर अगर आपकी, मान लीजिए, अब मैं उदाहरण से बता देता हूं, इनकम है 6 लाख रुपए की, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 50 लाख रुपए की। मैं ये नहीं कह रहा कि 6 लाख इनकम वाला 50 लाख की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, पर अगर ये इनकम प्रोफाइल से मैच नहीं कर रहा है तो आप इसके लिए तैयार है। मतलब आपका इनकम प्रोफाइल उसी हिसाब से होना चाहिए, कुछ उसमें हेर फेर नहीं होना चाहिए। एक तीसरा आपने बताई वजह कि इनकरेक्ट इनकम या इनसफिशिएंट। तो आमतौर पे लोग किस चीज को छोड़ देते हैं? बहुत चीजें, देखिए, कई बार सबसे ज्यादा किस आता है? कई बार हेड गलत भरा जाता है, कई बार आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। मान लीजिए आपने मकान किराए पे दिया, उसका पैन नंबर नहीं दिया। बहुत लंबी, किसी दिन इस पे अलग से बात करेंगे कि क्या क्या चीजें लोग छोड़ जाते हैं रिटर्न। मैं सोचता हूं इसके लिए हम अलग से, क्योंकि अब रिटर्न फाइलिंग हम नजदीक जा रहे हैं, तो इस पे एक अलग से बात करेंगे। लेकिन आप देख लीजिएगा कि कोई चीज छूटे ना, ये आप इंश्योर कर लीजिए। जी। हाँ, एक चौथा आपने बताया कि ज्यादा डिडक्शन दिखा देता है। हाँ, अनसपोर्टेबल या एक्सेसिव। मतलब आपने कोई ऐसा क्लेम कर लिया है जिसका आपके पास सपोर्ट नहीं है, और वो साफ पता लग रहा है कि आपने कुछ फालतू क्लेम कर लिया है, और या आप बढ़ चढ़ के सेक्शन उससे बचे। सेक्शन में जो दिया हुआ है उससे भी बढ़ के कहां करते हैं ये क्लेम ज्यादा? हाँ, आमतौर पर ये तो बहुत सारी डिडक्शंस हैं लक्ष्मण, जहां पर करते हैं। अब आप हाउस रेंट पे चल रहे हैं तो हम उसी पे चल पड़ते हैं। सेक्शन 1013A के अंतर्गत हाउस रेंट की बेनिफिट दी हुई है, उसमें जो एक फॉर्मूला दिया हुआ है, लीस्ट ऑफ द 3, उस फॉर्मूले से हट के लोग पूरा का पूरा रेंट दिया, वो सारा का सारा क्लेम कर जाते हैं, ज्यादा क्लेम कर दिया, या आपने कुछ, आपके पास सपोर्ट नहीं है और आपने क्लेम कर दिया, तो यहां भी आप फंस सकते हैं। तो बिल्कुल ये सारी चीजें। एक आपने फॉरेन एसेट बताया, तो फॉरेन एसेट तो क्लियर, फॉरेन एसेट तो बिल्कुल अगर आपके पास है तो उसको छुपाइए नहीं। अच्छा, लेकिन मान लिया हमने विदेश की कमाई से फॉरेन एसेट खरीदा, तभी बताना होगा? विदेश की कमाई से तब भी बताना होगा। अगर आप भारतीय रेसिडेंट हैं और भारत में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल बताना पड़ेगा, और अलग से इसका शेड्यूल दिया हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न, उसके हिसाब से भरना। चलिए, तो ये सारी गलतियां हैं, गलतियों से बचने का तरीका है जो अभी बखूबी बताया शरद कोहली साहब ने। तो इनसे बिल्कुल बचिए, क्योंकि नोटिस आ जाएगा तो फिर हो सकता है कि एक सीमा के बाद हम भी आपका कुछ ना कर पाए मदद, तो इसका ध्यान रखिए। अब शुरू करें सवाल आपका सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं कोलकाता, जहां से भूपेन्द्र साहब हमारे साथ हैं, भूपेन्द्र दत्तानी जी। भूपेन्द्र साहब नमस्कार। नमस्ते, राम राम लक्ष्मण जी। क्या नमस्ते, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बताएं कैसे याद किया आपने, क्या मदद कर सकते हैं टैक्स को? सर, मैंने एक पॉलिसी खरीदी है 2010 में, यूलिप। अच्छा। उसकी मैच्योरिटी है 2083 की। अब ये पॉलिसी के अंदर में एक ऐसा इनबिल्ट फीचर था, मैंने इसमें 10 साल प्रीमियम पेमेंट करी है 2019 तक की। इसमें इनबिल्ट फीचर था कि 15th पॉलिसी ईयर जो कंप्लीट होगा, जो इस अगस्त 2025 में कंप्लीट हो रहा है, मुझे 150 से 200% मेरा जो एनुअल प्रीमियम है उसका बोनस मिलेगा। ठीक है। तो उस वजह से मैं ये पॉलिसी को अब तक होल्ड कर रहा था। अब मैं चाहता हूं कि इस साल बोनस मिलने के बाद मैं इस पॉलिसी को रिडीम करके उसके जो प्रोसीड्स है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं। तो मेरा डाउट ये है कि जब मैंने 2010 में पॉलिसी ली थी तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे कोई टैक्स नहीं होता था। अच्छा। तो अब ये मुझे 1010D के अंदर में इसके जो मेरी गेन्स हो रही है वो 1010D में मैं इसको ट्रीट करूं, या कैपिटल गेन्स, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स? अगर मैं पार्शियल। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 1010D लक्ष्मण ये कहता है कि आपके इंश्योरेंस की मैच्योरिटी वैल्यू मिल रही है तो वो एग्जेम्प्ट है 1010D के अंतर्गत या नहीं है। तो नियम ये कहता है, इन्होंने बताया कि इनकी पॉलिसी 2010 की है, तो उस समय नियम ये होता था कि अगर आपकी टोटल जो मैच्योरिटी वैल्यू है और आपका प्रीमियम 10% है मैच्योरिटी वैल्यू से, तो फिर आपको जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो आपके लिए खुशखबरी दे देते हैं कि बिल्कुल आपको जो मैच्योरिटी वैल्यू आप उसको रिडीम करेंगे, क्योंकि आपका प्रीमियम, यहाँ ये चेक कर लीजिएगा कि प्रीमियम आपका मैच्योरिटी वैल्यू से 10% से नीचे होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि नीचे ही होगा। जनरली इन्होंने 10% वाला नियम कब आया था? 10% वाला 2012 का है, उसके बाद इसको फिर 20% तो पॉलिसी 2010 में ली। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 10% में ये कवर हो जाएंगे। तो 10% में आप, अगर आपका 10% में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि होगा, क्योंकि जो इन्होंने ये पॉलिसी उस टाइम जो चलती थी 10% के अंदर। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जब इन्होंने 2010 में पॉलिसी ली, नियम आया 2012 में। नहीं, नियम में बदलाव किया गया लक्ष्मण, कि तब इस नियम को 20% कर दिया गया। यानी कि आपका प्रीमियम अगर 20% है
तब आप 1010D में होंगे। उससे पहले ये 10% का था, अच्छा, तो एक तरह से छूट दे दी गई थी। तो अगर ये 10% के अंतर कवर हो रहे हैं तो फिर आपका 1010D जिस सेक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें ये पूरी तरफ से माफ होगा। मैंने अपनी तरफ से इनको खुशखबरी दे दी, क्योंकि उस टाइम जो एन्युटीज होती थी वो जनरली 10% के अंदर 10% के अंदर होती। भूपेंद्र साहब, सर ये 10% ऑफ माई मतलब जो मेरा कवर था, लाइफ कवर, उसका 10% आप। जी 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 जी, ओके, 10% ऑफ द कवर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा रहा और खुश हो जाइए, कोई टेंशन नहीं है आपको, जैसा आप सोचे तो वैसा ही, अब मुहर लग गई आपकी सोच के ऊपर। किशोर कुमार साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ गुरुग्राम से, जिसको गुड़गांव भी हम लोग कहते हैं। किशोर कुमार साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बताएं क्या सवाल नमस्कार आपके लक्ष्मण पास? जी, शरद कोहली साहब को भी प्रणाम सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर मेरी एक छोटी सी समस्या है। मैंने और मेरी वाइफ, हम दोनों ही से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिटायर हुए हैं जी दोनों सीनियर सिटीजन हैं। हमने एक मकान लिया है सर, बना बनाया जी 1,75,00,000 का, जिसमें लगभग 80 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं जी और जिसमें से 45 लाख रुपए जो मैंने हैं 2020 में जो म्यूचुअल फंड खरीदे थे वो बेचे हैं, जी जिसमें मुझे लगभग 23 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला है। जी और बाकी मैंने 35 लाख के अपने शेयर बेचे हैं, जिसमें मुझे लगभग 8 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिला है। जी ये पेमेंट 80 लाख की मैंने डायरेक्ट जो है सेलर को के अकाउंट में डाली है। जी अब जो रजिस्ट्री हमने कराई है मार्च 2025 में, वो मिसिस के नाम से कराई है सर। जी अब मैं ये जानना चाह रहा था सर, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो मेरे हुआ है, क्या मैं इसका बेनिफिट ले पाऊंगा सर रिटर्न में? किशोर जी देखिए, जो आपने लॉन्ग टर्म एसेट बेचा है, जो आपने कहा कि आपने कुछ म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं शायद, उसको आप सेक्शन 54F, ध्यान रखिएगा, सेक्शन 54F के अंतर्गत अगर आप किसी मकान में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि आपने किया है, तो वो माफ हो जाता है। पर जो शॉर्ट टर्म है, आपने दूसरी चीज बताई कि आपने कुछ शेयर्स भी बेचे हैं जो कि शॉर्ट टर्म है, यानी कि आपने 1 साल से कम उन शेयर्स को होल्ड किया था, उसका लाभ आप इस मकान के निवेश में नहीं ले पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपने आपके क्वेश्चन में एक और झोल भी है कि आपने कहा कि आपने वाइफ के नाम लिया है। अब शेयर्स अगर आपके नाम थे, मकान आपने वाइफ के नाम लिया है, तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर आप जॉइंट नेम में इसको लेते हैं तो फिर आपका नाम पहले आ रहा है या आपका आधा आधा हिस्सा होता है, तो वहाँ आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा ध्यान रखिए कि जो शॉर्ट टर्म आपने शेयर्स बेचे हैं वो 54F में कवर नहीं होंगे। तो शॉर्ट टर्म वाले 54F में नहीं होंगे जी, बाकी यहाँ लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म में कवर होंगे। किशोर कुमार साहब, क्लियर है? नहीं, एक चीज जाननी थी जी इसमें। मैंने जो शेयर बेचे हैं वो एक्चुअली स्टैंप ड्यूटी लेडीज के नाम पे हरियाणा में जो है ना सर, कम उसमें अमाउंट समझ लगता है, इसलिए उनके नाम से मैंने लिया है। वो तो ठीक है किशोर साहब, मैं समझ गया आपकी बात, वो तो ठीक है। पर क्योंकि नियम यह है कि जिसने शेयर्स बेचे हैं उसी को ही अपने नाम प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। अब आपने स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए तो कर लिया, पर ये देख लीजिए, फिर इसको हम लक्ष्मण ट्रेड ऑफ कहते हैं। ये देख लीजिए कि आपकी स्टैंप ड्यूटी में पैसा ज़्यादा बच रहा है या इस शेयर्स के जो कैपिटल गेन लगेगा उसमें ज़्यादा पैसा बच रहा है। तो दोनों में जो फायदेमंद हो आप कर लीजिए, वरना ये कैलकुलेशन तो आपको करके देखनी पड़ेगी कि दोनों में से फायदेमंद, इसको हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं, कि आप देख लीजिए दोनों में क्या फायदा है, वरना आपके ही नाम मकान होना चाहिए अगर आपको इसमें लाभ उठाना है। तो बिल्कुल ये आप थोड़ा देख लीजिए कि दोनों में से फायदा कहाँ पे है, लेकिन मकान आपके नाम होना चाहिए अगर आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो किशोर साहब तो आप संपर्क करिएगा tax@moneycontrol.com पे। हम लोग ऐसे टैक्स गुरु से सीधे आपकी बात करवाएंगे। अब चलते हैं जमशेदपुर, जहाँ से अमित सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित सिंह साहब नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्ते। बताएं क्या सवाल आपका? जी सर, मेरा क्वेरी ये है कि अगर किसी का कोई मंथली या ईयरली इनकम ना हो, यानी वो पूरे साल में कुछ भी नहीं कमाता हो और अपने पुराने रखे हुए पैसे से कुछ अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, तो क्या और उसमें कुछ भी XYZ अमाउंट का उसको रिटर्न आता है, चाहे 1 लाख हो चाहे 2 लाख हो, तो क्या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कुछ भी उसको टैक्स पे करना होगा या उसको इनकम टैक्स स्लैब में आना जरूरी है तभी उसको टैक्स पे करना है? ये क्वेरी है सर। देखिए, पहली बात तो आप इनके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि वो कमाता नहीं है, पिछले रखे, तो इस बात से मतलब नहीं है कि आप कमाते हैं या पिछले रखे हुए पैसे से। मतलब इस बात से है
कि जो आपको कैपिटल गेन हुआ है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जो आप शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो टैक्सेबल ब्रैकेट में आता है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब इस बात से कोई लेना देना नहीं होगा कि वो पैसे पहले मेरे रखे हुए थे या मेरी अभी कमाई के थे। आपको ये देखना होगा कि जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन पे आपको कितना कैपिटल गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म हो रहा है या शॉर्ट टर्म हो रहा है। तो जब आप एसेट बताएंगे और कितना गेन हुआ तब इसको और प्रिसाइसली बताया जा सकता है लक्ष्मण। पर इनका जो मूल सवाल ये था कि स्टैटिक मनी से या आती हुई इनकम से है, बिल्कुल उस पर ट्रांजैक्शन पे आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा जिस हिसाब से आपको फायदा होगा। लेकिन एक सवाल और ये पूछ रहे हैं कि जो पैसा हमारे पास आ रहा है उस पैसे के होने वाली कुल आमदनी साल भर में वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है, तो क्या हमें तब भी टैक्स देना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा? तो आपने तो स्वयं ही जवाब दे दिया, अगर टैक्स के दायरे में नहीं आता है तो फिर तो नहीं आता है। तो जो अभी जो नए रिजीम में हम जाएं करंट ईयर में, तो आप 12 लाख रुपए तक, हालांकि मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि सेक्शन 87A जो 12 लाख का आपको एग्जेम्पशन देता है उसमें स्पेशल रेट्स पे जो टैक्स आता है वो नहीं कवर। तो यानी कि उसमें अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो उस 12 लाख के दायरे में नहीं आएगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब ये एक्चुअली इनका सवाल में अगर हमारे पास नंबर्स आए और हमको ये और प्रिसाइसली बताएं। मैं आपको बहुत सिंपल सवाल पूछता हूँ कि किसी के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है जी, कहीं से पैसा पड़ा हुआ था, मान ले 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, उसने शेयर खरीद लिए। अब उस शेयर से उसने 11,50,000 रुपये उसकी आमदनी हो गई जी। तो उस 11,50,000 रुपये की आमदनी, चूंकि 12 लाख तक तो आप कहते हैं कि टैक्स फ्री है, तो क्या 11,50,000 रुपये तक की आमदनी पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर लॉन्ग टर्म है तो लगेगा, और शॉर्ट टर्म है तो फिर आपका क्योंकि ब्रैकेट में आ जाता है तो नहीं लगेगा। कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ पे अमित साहब? नहीं सर, ओके, क्लियर है सर, थैंक यू। सारा कुछ क्लियर है? चलिए, मैं भी कंफ्यूजन। आपको आपका सवाल लक्ष्मण जी ने और उसको खोल के उसको और स्पष्ट कर दिया, तो मुझे लगता है मेरे से ज्यादा धन्यवाद तो आई लक्ष्मण जी का बनता है। नहीं, वो तो ये है कि अमित जी और अमित जैसे कई बाकी लोग भी अगर देख रहे हैं तो उनके मन में कोई कंफ्यूजन यहाँ पे ना रहे, इसीलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा। हालांकि सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मुझे याद आ गया कि कई लोग यूएस से पैसा बहुत भेजते हैं इंडिया में, और अभी तो बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं, पता नहीं ट्रम्प साहब क्या कर दें। तो ट्रम्प साहब ने ऐसे लोगों पर टैक्स लगा दिया है, तो जो पैसा भेज रहे हैं उनको महंगा पड़ेगा इंडिया भेजना। जी हाँ, अगर आप यूएस के सिटीजन नहीं हैं, आप H1B वीजा पर रह रहे हैं, यही नहीं अगर आप ग्रीन कार्ड पे भी रह रहे हैं, तो इंडिया में करीब $12 बिलियन साल का पैसा अमेरिका से आता है। यूएई के बाद दूसरा बड़ा रेमिटर यूएस, हमारा जो डायस्पोरा है वहां पर वो है। उस पर अगर आप पैसा भेजेंगे तो 5% टैक्स अमेरिका आपसे कलेक्ट करेगा। मैंने सोचा लक्ष्मण, हम हिंदुस्तान के टैक्स की तो बात करते हैं, हमारे बहुत सारे टैक्स पेयर्स यूएस में भी हैं और जिनके रिश्तेदार भी यहाँ रहते हैं, पैसा यहाँ पर आता है, तो 5% अब आपको वो, तो मैं अगर लगाऊं 1 लाख करोड़ आता है तो उस पर 5,000 करोड़ अब वो यूएस में ही रह जाए। और प्योर ये बिजनेसमैन है, बिल्कुल पूरा ट्रेड और डील चीज देखते हैं। लेकिन ये तो भले ही ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या फिर H1B वीजा पे, तब आपको देना पड़ेगा जी। अगर आप सिटीजन है तो नहीं देना है, सिटीजन है तो नहीं, पर अगर आप डायस्पोरा का हिस्सा है, पासपोर्ट नहीं है आपके पास यूएस का, तो आपको जब भी पैसा भेजेंगे दे दो। मुझे लग रहा है पैसा आना कुछ कम होगा, यहाँ जो रिश्तेदार रहते हैं उनके हाथ में थोड़ा कम आएगा। लेकिन अगर पैसा आए तो खुश तो हो ही जाएगा कि पैसा आ रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा जो पैसा भेज रहा है ना, वो शख्स 5% का टैक्स वहां पे चुका रहा है, तो हो सकता है 5% कम भेजे, टैक्स घटा। अच्छा, जिनके पास पैसा आ रहा है उनके लिए क्या नियम होता है? आने दीजिए उनको, तो आने दीजिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिश्तेदार हैं और ब्लड रिलेटिव हैं तो सेक्शन 56(2)(10) के अंदर जो रिश्तेदारों की लंबी चौड़ी लिस्ट है उसमें कवर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी दोस्त वगैरह को भेज रहे हैं तो फिर गिफ्ट टैक्स के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, दोस्त को भेज रहे हैं तब तो गिफ्ट टैक्स लगेगा 50,000 से ऊपर। 50,000 है कि दोस्त कौन भेजेगा यूएस से 50,000 भेजते हैं? अरे बात दोस्ती में तो लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। चलिए, कुछ ऐसे लोगों से मेरी भी दोस्ती करवा दीजिएगा। जरूर। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएं कि जीएसटी कारोबारियों के लिए ई चालान की बारीकियां क्या होती हैं, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। लोगों के सवाल लें उससे पहले एक मामला उन लोगों के लिए कि अगर आपने कोई घर बेचा है और घर बेच के आपको हुई है कमाई, तो अब ये कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। अब कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने के लिए आपने अगर कुछ नहीं किया है तो इस चीज़ को बड़ा गौर से सुन लीजिए, क्योंकि ये समय जो है ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोहली साहब, बहुत लोगों ने कैपिटल गेन्स बचाने के लिए अभी तक कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो, तो उनके लिए कोई डेडलाइन है क्या, और अभी करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मान लीजिए आपने फरवरी मार्च में जनवरी में कोई घर बेचा, तो आपको पता होगा सेक्शन 54
के अंतर्गत आपको 2 साल में आप घर खरीद सकते हैं, 1 साल पहले भी खरीद सकते हैं, 3 साल में आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यही नहीं, कोई और एसेट आपने बेचा है उसके लिए भी आपको ऐसे ही समय मिलता है घर खरीदने का, उसको बचाने का। अब होता क्या है कि हमें समय मिल रहा है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, और बीच में आ जाती है रिटर्न फाइलिंग की डेट। तो रिटर्न फाइलिंग की डेट तक आपको एक सुविधा दी गई है जो कि लोग अक्सर भूल जाते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी याद रखना है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, यानी कि रिटर्न फाइलिंग डेट तक अगर आपने वो निवेश नहीं किया है परंतु आपके पास कानूनन वो समय बचा है 2 साल और 3 साल का, और रिटर्न फाइल करने से पहले आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में वो पैसा जमा कर देना है। तो डिपार्टमेंट आप पर विश्वास करके ये मान लेगा कि आप इसमें निवेश करेंगे भविष्य में। और उसमें 2 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए अकाउंट सेविंग्स की तरह से होता है लक्ष्मण, उसमें आपको अगर थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकालना है, नॉर्मली जो लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं, तो टाइप ए। कुछ लोग एक मुश्त निकालते हैं, उसको वो फिक्स डिपॉजिट की तरह से होता है, उसको हम टाइप बी कहते हैं। तो 2 तरीके के अकाउंट जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनमें ये खुलता है, जरूर खुलवाइए। अगर आपने अकाउंट नहीं खुलवाया और रिटर्न फाइल कर दी ये समझ के कि मेरे पास तो अभी 1 साल या 2 साल या 3 साल हैं, तो आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा, आपको सेक्शन 54 और 54F का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसको कहीं नोट करके रख लीजिए, अपने सामने पर्ची चिपका के रख लीजिए, अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे सेव करके रख लीजिए। बिल्कुल, ये इसमें नहीं तो फिर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, और नहीं देंगे रिटर्न फाइलिंग से पहले तो फिर बड़ा मुश्किल में आप फंस जाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए, ये रही बात उन लोगों के लिए जिन्होंने घर बेचा और उनको अच्छी खासी कमाई हुई है। और अब वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली, जहाँ से रविंद्र सिंह साहब हमारे साथ हैं। रविंद्र सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या सवाल आपके, बताएं। सर, मेरा कंसल्टिंग का बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग एंड आईटी की सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ। मेरा तो जोर से बोलिए, आवाज आपकी बड़ी दबी दबी सी आ रही है। आप तो यंग, हाँ तो जोर से बोलिए। सर, मेरा कंसल्टिंग का बिजनेस है जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग एंड आईटी सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ। जो मेरा टर्नओवर है वो 2.5 करोड़ का है, और मैं जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड हूँ, ताकि हम कस्टमर क्लाइंट्स के लिए टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। तो जो अभी क्वेरी है वो मेरी जो है रिसेंट में जो चेंज हुआ है जीएसटी में ई इनवॉइसिंग के लिए, उसके रिगार्डिंग है। मेरा जो क्वेश्चन है वो है कि क्या हमें मतलब ई इनवॉइस में स्विच करना चाहिए, और हम जो हमारा पुराना फॉर्मेट था उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर ये मैंडेटरी है या नहीं है? मैं समझ गया। लक्ष्मण, ई इनवॉइसिंग लाया गया है, ये इनवॉइसिंग रिलेटेड फ्रॉड्स को चेक करने के लिए। रविंदर, आप शायद उसी का जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बताया आपकी टर्नओवर 2.5 करोड़ है। तो रविंदर, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है ई इनवॉइसिंग की, मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग की, यानी कि आपको कंपल्सरली करना पड़ता है, वो 5 करोड़ है। तो अभी आप 2.5 करोड़ आपने बताई टर्नओवर, तो अभी आप इसके दायरे से बाहर हैं। परंतु लक्ष्मण भाई, ये जोड़ना चाहूंगा और सभी लोग भी नोट करें, जीएसटी बहुत तेजी से ई इनवॉइसिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे अगर हैरानी नहीं होगी कि 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों पर भी ये नियम जल्द लागू हो जाए। तो मैं रविंदर को सलाह दूंगा, अभी तो आप नहीं है इसके दायरे में, आप इनवॉइसिंग से बच सकते हैं, पर आप समय समय पर अपने आप को अपडेटेड रखिए कि कब ये लिमिट, हालांकि हम टैक्स गुरु में इनवॉइस उसको बताते हैं कि कब ये चेंज हो जाए। फिलहाल आप इस दायरे से बाहर है रविंदर। आपका जो डिजिटल मार्केटिंग का इनका बिजनेस है 2.5 करोड़ की टर्नओवर जो इन्होंने बताई, बिल्कुल अभी फिलहाल बाहर है। हालांकि थोड़ा सा डरा दिया है कोहली साहब ने, लेकिन ये एक अच्छा सतर्क रहना ज्यादा जरूरी नहीं। पर ये ई इनवॉइसिंग बहुत अच्छा है लक्ष्मण, ई इनवॉइसिंग बहुत इसमें ऑटोमेटिकली इनवॉइस सिस्टम से जनरेट हो जाती है। आपको जब एक बार सिस्टम की आदत पड़ जाती है तो बहुत आसान हो जाता है। चलिए, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों का जवाब रविंदर जी मिल गया होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद कोहली साहब सारे सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और अपना सवाल जब भेजते हैं तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।